गैंगस्टर दीपक बॉक्सर को भारत ले आया गया है। देखिए, मैक्सिको से गैंगस्टर दीपक बॉक्सर को पकड़ा गया था। एफबीआई की मदद से दिल्ली पुलिस की टीम ने उसे मैक्सिको में पकड़ा था। उसे टीम दिल्ली लेकर पहुंच चुकी है। एफबीआई की मदद से इसे पकड़ा गया था। जैसा कि आपको बताया, देश के टॉप 10 गैंगस्टर में दीपक बॉक्सर का भी नाम आता है। दिल्ली पुलिस आज सुबह उसे भारत लेकर आई है। बताया जा रहा है कि ये अमेरिका भागने की फिराक में था। बॉक्सर को फ्लाइट से दिल्ली एयरपोर्ट पर सुबह 4:40 पर लाया गया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एफबीआई के अधिकारी दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुबह दीपक बॉक्सर को लेकर तुर्की से कनेक्टिंग फ्लाइट से होते हुए दिल्ली पहुंचे। गैंगस्टर दीपक बॉक्सर को मैक्सिको से लाया गया है, जिसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के दफ्तर ले जाया गया। आज उसे कोर्ट में पेश किया जाना है। उस पर 10 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। पहली बार स्पेशल सेल की टीमों ने एक बड़े ऑपरेशन के साथ इसकी गिरफ्तारी की है। बता दें, पुलिस कई मामलों में गैंगस्टर दीपक बॉक्सर को तलाश रही थी। उस पर 5 लाख रुपए का इनाम था। उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हुआ था। देखा जा सकता है कि स्पेशल सेल के स्पेशल कमिश्नर झालीवाल, एसीपी, एडिशनल कमिश्नर, तमाम जो लोग हैं अब यहाँ पर किस तरह से बता रहे हैं। यहाँ पर गैंगस्टर दीपक को लेकर यहाँ पे आए। दीपक बॉक्सर यहाँ पे पहुंचा है और यहाँ पर बेहद सुरक्षित तरीके से उसे यहाँ से टीम लेकर निकलते हुई, जिस तरह से देखा जाए दीपक बॉक्सर की अगर बात करें तो पिछले काफी समय से इसे तलाशा जा रहा था। गृह मंत्री साहब के निर्देश के बाद ये स्पेशल जो एक फ्यूजिटिव्स थे जो भी वांटेड थे, इन पर कार्रवाई करी गई है और उसके तहत एक बड़ी कामयाबी है कि इतने कोऑर्डिनेटेड एक्शन से पहली बार इतने डिस्टेंट जगह से मैक्सिको की जगह से लाया गया। काफ़ी अहम था क्योंकि बड़े महीनों से दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल इसको चेस कर रहा था और अगर देखा जाए तो दिल्ली में या एनसीआर में जो अभी तक जो सबसे वांटेड था वो बॉक्सर ही था। इसके अलावा कोई ऐसा बहुत बड़ा इस टाइम गैंगस्टर या क्रिमिनल नहीं है जो एनसीआर का फिलहाल इधर जिसकी प्रेजेंस हो। और मैक्सिको हमारे गए थे 2 ऑफिसर और टर्की इस्तांबुल गए थे। टोटल 2 मैक्सिको वाले और 3 यहाँ से, और तो 5 लोग इसको इस्तांबुल से लेके आए। ठीक पीछे दीपक यहाँ पे है और इसे सुरक्षित तरीके से अब दिल्ली एयरपोर्ट से निकालने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से बकायदा अब इसे लाया गया है, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में कई गैंगस्टर को स्पेशल सेल के द्वारा लाया जाएगा और खास तौर पर वो गैंगस्टर जो विदेश में बैठ करके भारत विरोधी गतिविधियों का अंजाम देते हैं, उसके खिलाफ जल्द ही कई और बड़े ऑपरेशन देखा जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव वर्मा के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और चलिए सीधा चलते हैं दिल्ली। सहयोगी शंकर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शंकर, देखिए, आसानी से कहा जा सकता है ये एक शुरुआत भर है। अब कोई भी गैंगस्टर जो दुनिया के किसी भी कोने में छिपाओ, खासकर उन कंट्रीज में जिनके साथ हमारी ट्रीटीज अच्छी खासी चलती है और जहां से प्रत्यर्पण तेजी से पॉसिबल है, वहां से उन्हें जल्द से जल्द यहां लाया जाएगा और जेल में भरा जाएगा। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हुए जिस तरह से मैक्सिको से एक ऐसे गैंगस्टर को उठा के लाई है जो पिछले काफी समय से राजधानी दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, पश्चिम, इसके साथ ही हरियाणा और पंजाब में बड़े बड़े अपराधों को अंजाम दे चुका था। और जिस तरह से वो एक फर्जी तरीके से पासपोर्ट बना करके वो उत्तर प्रदेश से वो पासपोर्ट बनवाता है, उसके बाद कोलकाता के मार्फत वो विदेश भाग जाता है। तो इस मामले की जानकारी जब स्पेशल सेल को मिलती है, उसके बाद इस मामले पर एक विशेष तौर पर उन तमाम ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए तमाम मामलों की जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय को दिया जाता है। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के सुपरविजन में एक इस मामले पर आगे ऑपरेशन को आगे बढ़ाने का निर्देश जारी किया जाता है। उसके बाद जिस तरह से अमेरिकी खुफिया एजेंसी एफबीआई और इंटरपोल के सहयोग से स्पेशल सेल के द्वारा इस आरोपी को गिरफ्तार वहां हिरासत में लिया जाता है। हिरासत में लेने के बाद स्पेशल सेल की टीम विदेश पहुंचती है और वहां मैक्सिको पहुंचने के बाद उसे हैंडओवर किया जाता है स्पेशल सेल को। उसके बाद स्पेशल सेल की टीम उसे दिल्ली लाती है और दिल्ली लाने के बाद आज जो है उसे तकरीबन 2 बजे पटियाला उस कोर्ट में पेश करेगी और उसके बाद आगे की रिमांड लेगी। लेकिन आप इसका कॉन्फिडेंस देखिए, इसने अपना भेष भी नहीं बदला। अमूमन जब इस तरह के अपराधी भागते हैं या फरार होते हैं या यहां वहां छिपे होते हैं तो उनकी पहली कोशिश होती है कि अपना चेहरा बदले, अपना हुलिया बदले।
निश्चित तौर पे देखिए, ये इस गैंगस्टर की अगर बात करें तो एक काफी बड़े स्तर का ये गैंगस्टर रहा है और जिस तरह से गोगी गैंग को आगे बढ़ाने में ये काफी काम कर रहा था और जिस तरह से कहा जा सकता है कि इसकी जो मंशा रही है, मंशा बेहद खतरनाक रही थी, क्योंकि ये मैक्सिको पहुंचने के बाद वो सीधे अमेरिका पहुंचना इसका लक्ष्य था और अमेरिका पहुंचने के बाद वो सीधे वहां पर कहा जा सकता है वहां पर शरण लेने के लिए बकायदा एक अपील करने वाला था और वहां से ही भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किस तरह से एक नेटवर्क तैयार करना था, तो ये पहले से इसकी प्लानिंग थी। लेकिन इस मामले की जानकारी स्पेशल सेल को मिली और इसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने विशेष तौर पर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। हालांकि इस ऑपरेशन में क्राइम ब्रांच के भी कई अधिकारी शामिल थे और जिस तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में कई गैंगस्टर को विदेश से भी लाया जा सकता है। शुक्रिया शंकर तमाम जानकारी के लिए। और जयपुर से बड़ी खबर सुनिए, पीएचक्यू की क्राइम ब्रांच की जयपुर में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। एडीजी क्राइम दिनेश एमएन के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई। साइबर ठगी गैंग का खुलासा हुआ है। जवाहर सर्किल में यह कार्रवाई की गई। देर रात 1 बजे टीमों ने साइबर गैंग के ठिकानों पर छापे मारे। साइबर ठगी करने वाली गैंग के 3 लोग गिरफ्तार किए गए। जीटी के पीछे एक फ्लैट में यह छापा मारा गया। देखिए 12 लाख रुपए नगद, 36 एटीएम कार्ड बरामद हुए। बताया जा रहा है कि यह गिरोह, इसमें कई लोग हैं, भरतपुर में रहकर साइबर ठगी किया करते थे और जिन लोगों को शिकार बनाते थे उनसे रकम हड़पी जाती थी और फिर रकम निकालने के लिए जयपुर में लोग सक्रिय होते थे। लोगों से ठगी का शिकार बनाकर फर्जी अकाउंट में ये पैसे डलवाते थे और इसे जयपुर में रहकर एटीएम से निकालने का काम किया करते थे। 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इनसे पूछताछ के आधार पर गिरोह के अन्य चेहरों को जल्द से जल्द पकड़ने की एक बड़ा टास्क है जिसे टीम जल्द से जल्द पूरा करना चाहेगी। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी विष्णु से। विष्णु, इन 3 की इन्वॉल्वमेंट लोगों को शिकार बनाने में भी थी या सिर्फ जो पैसा लिया गया उसे यहां से निकालकर अपने गिरोह के सरगना तक पहुंचाने की? देखिए, पुलिस मुख्यालय की क्राइम ब्रांच की जो छापेमारी थी उसके बाद जवाहर सर्किल थाने की पुलिस में 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। अब तक की पड़ताल में सामने है कि तीनों की जो भूमिका है वो ठगी के बाद में जो रकम अकाउंट्स में ट्रांसफर होती थी उसी रकम को निकालने का काम ये लोग करते थे। इसमें रात के 12 बजे के पहले ये गैंग के जो तीनों बदमाश हैं ये पहले रात के 12 बजे के पहले रकम निकालते थे। उसके बाद में जबकि 12 बजे के बाद दूसरा दिन निकलता था तो वापस से ये उन्हीं एटीएम में जाकर के फर्जी जो एटीएम कार्ड में फर्जी अकाउंट्स के जरिए बना रखे थे उनके जरिए रकम निकालने का काम करते थे, जिसकी सूचना पुलिस मुख्यालय में डीआईजी राहुल प्रकाश को मिली। जिसके बाद एडिशनल एसपी पुष्पेंद्र सिंह की टीम ने रात को 12 बजे जीटी के पीछे एक फ्लैट में जो कि अपार्टमेंट में था वहां छापा मारा और वहीं से 12 लाख रुपए की नकदी और 36 एटीएम कार्ड लोगों ने बनाए। पूछताछ में सामने आया कि ये तीनों बदमाश भरतपुर में साइबर ठगी करने वाली गैंग के सदस्य। ठगी करने का काम भरतपुर में जो मेवात इलाके में जो मौजूद गैंग है वो लोगों को ठगती है। उसके बाद में फर्जी अकाउंट्स में अपने पैसे ट्रांसफर करवाते हैं और इन्हीं रकम को निकालने का काम ये जयपुर से तीनों बदमाश कर रहे थे। जी, अब इनके जो गिरोह के अन्य लोग हैं, खासकर भरतपुर में वो लोग जो किसी तरह से लोगों को शिकार बना लेते थे, ठग लेते थे, उन तक पहुंचने में कितना वक्त लग सकता है? देखिए, एक जो टीम है वो भरतपुर में रवाना कर दी गई है। चूंकि रात भर जो पूछताछ हुई थी उसके बाद में जिन लोगों को नामजद किया वो भरतपुर में सामने आए थे और उसी के बाद में क्राइम ब्रांच की एक टीम को भरतपुर भी रवाना किया है और उसके बाद में भरतपुर पुलिस के सहयोग से उन ठिकानों पर क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो छापेमारी करेगी और हो सकता है संभवतः अगले 2 से 3 दिनों में ये जो गैंग के हैं उसके लोग जो हैं वो भी पकड़ में आए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि 12 लाख रुपए की नकदी इन लोगों से बरामद हुई है। फर्जी अकाउंट्स में लोगों से पैसा ट्रांसफर करवाते थे, यानी माना किसी को भी अलग अलग झांसे देकर के पहले फोन करते हैं, फिर उनसे रकम ट्रांसफर करवाते हैं और रकम को फर्जी अकाउंट्स में ट्रांसफर करने का काम ये ठगी गैंग कर रही थी और निकालने में ये जो लोग हैं ये काम कर रहे थे। जी, चलिए, शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। जालोर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। ऑपरेशन शिकंजा के तहत बड़ा एक्शन। 24 घंटों में अलग अलग स्थानों से 365 आरोपी गिरफ्तार किए गए। 13 हिस्ट्री शीटर भी पकड़े गए हैं। जालोर पुलिस की 56 टीमें लगातार फील्ड पर एक्टिव रहीं। 318 पुलिस कर्मियों ने विभिन्न जगहों पर दबिश दी और यह सफलता हासिल की। मादक पदार्थ भी जब्त हुए। उप पुलिस अधीक्षक ने बताया अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए 1 दिवसीय विशेष अभियान चलाया गया। 350 से ज्यादा अपराधी गिरफ्तार किए गए। 3/4/2023 को आईजी साहब के निर्देशन में
जालौर जिले में एसपी महोदय के मैम के निर्देशन में एक दिवसीय विशेष अभियान ऑपरेशन शिकंजा चलाया गया। इसके तहत पूरे जालौर जिले में एनडीपीएस की 4 कार्रवाई की गई, एक्साइज एक्ट की 20, आर्म्स एक्ट की 2 कार्रवाई की गई। वांछित अपराधियों की धरपकड़ में शराब तस्करी के 2 वांछित मुलजिम गिरफ्तार किए गए और HS 13 वांछित जो किसी मुलजिम थे किसी केस में, उनको गिरफ्तार किया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी श्याम से। श्याम, किन किन ऐसे कौन कौन से गंभीर मामले थे जिनके तहत इतनी बड़ी संख्या में 24 घंटे के भीतर गिरफ्तारियां हुई? देखिए स्वप्निल, जालौर पुलिस ने अपने आप में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए जोधपुर रेंज आईजी के निर्देश में यानी कि 363 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसके लिए स्पेशल 56 टीमों को बनाया गया था, जिसमें 318 पुलिसकर्मी तैनात थे। इसके अंदर स्वप्निल जो ऑपरेशन शिकंजा के तहत 137 आरोपी जो स्थायी वारंटी थी उन्हें गिरफ्तार किया गया। 46 से अधिक अलग अलग मामलों में आरोपी थे, उनको गिरफ्तार किया गया। 23 जो विभिन्न प्रकरणों में वांछित आरोपी थे उन्हें गिरफ्तार किया गया। और स्वप्निल 13 ऐसे अपराधी है जो हिस्ट्री सीटर से वो लंबे समय से फरार थे, उन्हें जो है गिरफ्तार किया गया। उसके अलावा जो शराब तस्करी में जो 2 आरोपी और 142 गैर जो रसायन आरोपी है और उसके साथ में 151 और 107 में गिरफ्तारी की सफलता हासिल की। यानी कि जालौर के सांचौर, भीनमाल, दानीवाड़ा, चितलवाड़ा सहित समूचे यानी कि पुलिस थानों के अंदर अलग अलग थानों में ये टास्क दिया गया था और उसके बाद में इस तरीके की बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इसको लेकर जोधपुर रेंज आईजी है वो पूरी तरीके से इस पूरे जो प्रकरण की जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्योंकि जो रेंज आईजी जयराम शेर ने बताया कि जालौर के अंदर लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों को लेकर शिकायतें मिल रही थी। इसको लेकर स्पेशल एक कैंप निकाला और 24 घंटे के अंदर इस तरीके से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जी स्वप्निल। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर, अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद की गई है। शराब की 466 पेटियों समेत एक कैंटर जब्त हुआ है। पुलिस ने कैंटर चालक को गिरफ्तार किया। कैंटर पर फर्जी नंबर प्लेट लगा रखी थी। पंजाब से गुजरात ये अवैध शराब ले जाई जा रही थी। नाकेबंदी के दौरान यह कार्रवाई की गई। तो श्रीगंगानगर से बड़ी खबर है, अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद हुई है। शराब की 466 पेटियां बरामद की गई है। कैंटर से इन्हें ले जाया जा रहा था। कैंटर चालक गिरफ्तार कर लिया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है, कहां से वो लेकर आया था, कहां ले जा रहा था, कौन लोग हैं इसके पीछे। ये वो सवाल है जिनकी जवाब खंगालने की कोशिश हो रही है। जानकारी ये भी मिल रही है कि जिस कैंटर में ये शराब ले जाई जा रही थी उस पर फर्जी नंबर प्लेट लगा हुआ था। जो जानकारी अब तक सामने आई है उसके हिसाब से ये जो शराब है वो पंजाब से लाई गई और गुजरात ले जाई जा रही थी। नाकेबंदी के दौरान ये कार्रवाई की गई। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी अशोक से। अशोक, कैसे मिली ये सफलता? देखिए, ये पूरा मामला शार्दुलशहर थाना क्षेत्र की पतली चेक पोस्ट का मामला है, जहां पंजाब और राजस्थान की सीमा लगती है। वहीं से पुलिस को इनपुट थे कि किसी टैंकर में अवैध रूप से पंजाब निर्मित शराब को गुजरात ले जाया जा रहा है, जिस पर पतली चेक पोस्ट के जो पुलिसकर्मी थे वो अलर्ट थे और वो वहां से गुजरने वाले सभी संदिग्ध ट्रकों की तलाश कर रहे थे। इसी दौरान एक टैंकर पकड़ा गया जिसमें 466 पेटियां पंजाब निर्मित शराब की थी और इन पर जो टैंकर पर जो नंबर प्लेट लगी हुई थी वो भी फर्जी लगी हुई थी। फिलहाल शार्दुलशहर थाना पुलिस के द्वारा इस कैंटर चालक को हिरासत में लेते हुए 466 पेटियां जिनकी कीमत लगभग लाखों रुपए की बताई जा रही है उसको जब्त करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। जी, जानकारी मिल पा रही है कौन लोग हैं इसके पीछे, क्योंकि पकड़ में तो बहुत ही छोटी मछली आई है। बिल्कुल, देखिए ये काफी बड़ा गिरोह होता है और संगठित गिरोह के रूप में ये पूरा का पूरा शराब तस्करी और अवैध मादक पदार्थों की तस्करी का काम चलता है। राजस्थान के पंजाब बॉर्डर से लेकर गुजरात बॉर्डर तक ये काम धड़ल्ले से होता है और गाहे बगाए इस तरह की कार्रवाइयां हमें देखने को भी मिलती हैं। हालांकि हमेशा छोटी मछलियां ही नजर पकड़ में आती है, लेकिन जो बड़ी मछलियां हैं उन तक शायद कानून के हाथ नहीं पहुंच पाते हैं और यही एक वजह है कि इस तरह से अवैध मादक पदार्थों की तस्करी का काम बेधोक और बेधड़ल्ले से हो रहा है। जी, चलिए, शुक्रिया। टोंक के मालपुरा से बड़ी खबर है। देखिए, मालपुरा को जिला बनाने की मांग को लेकर आंदोलन यहां लगातार तेज हो रहा है। इस बीच वो 3 लोग जो कि अनशन पर बैठे हुए थे, इन तीनों की तबीयत बिगड़ी, स्वास्थ्य में भारी गिरावट आई, जिसके बाद तीनों को अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी मिलते ही एसडीएम महिपाल सिंह, एएसपी राकेश कुमार अस्पताल पहुंचे और इन तीनों से बातचीत की, इन्हें समझाया बुझाया, जिसके बाद तीनों ने खुद की इच्छा से
अपने अनशन को समाप्त किया, अनशन तोड़ा। इधर पूर्व विधायक रणवीर पहलवान अनशन पर डटे हुए हैं, 8वें दिन भी उनका अनशन जारी है। मालपुरा को जिला बनाने की मांग बनी हुई है और इसे लेकर धरना भी लगातार दिया जा रहा है। तो देखिए 3 लोग जो मालपुरा को जिला बनाने की मांग को लेकर अनशन पर थे, उनकी तबीयत खराब हो गई, भारी गिरावट उनके स्वास्थ्य में देखने को मिली, जिसके बाद उन्हें आनंद फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। ऐसे में प्रशासन के आला अधिकारी तुरंत अस्पताल पहुंचे और इन्हें समझाया बुझाया, जिसके बाद तीनों ने स्वेच्छा से अपना अनशन तोड़ा। हालांकि आंदोलन अभी भी जारी है और तेज किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी दौलत से। दौलत, पूरी खबर। जी स्वप्निल, आपको बताना चाहूंगा कि प्रदेश में 19 जिले की घोषणा के तुरंत बाद से ही मालपुरा को जिला बनाओ की मांग को लेकर के लगातार आंदोलन जारी है और 3 युवा जो है वो 16 दिनों से जो अनशन पर बैठे थे, अपनी बात अलग अलग तरीके से सरकार तक रखते हुए आज जब इनकी तबीयत बिगड़ी तो अस्पताल पहुंचाया और महिपाल सिंह एसडीएम और राकेश कुमार बेरवा एसपी है वो मौके पर पहुंचे अस्पताल। उन्होंने उनसे समझाइश की और स्वेच्छा से उनका अनशन तोड़वाया और हालांकि आंदोलन है वो लगातार जारी है। मालपुरा को जिला बनाने की मांग को लेकर अलग अलग तरीके से ये आंदोलन कर चुके हैं। स्टेट हाईवे जाम से लेकर के सीएम तक अपनी मांग पहुंचा चुके हैं। कल नारी शक्ति ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और लगातार मालपुरा को जिला बनाने की मांग ये लोग कर रहे हैं। जी अभी किन किन मोर्चों पर इस आंदोलन को चलाया जा रहा है? जी देखिए, कल महिला शक्ति जो है वो सड़कों पर उतरी। उससे पहले यहाँ के जो शिक्षक हैं, जो प्रदेश के सम्मानित शिक्षक हैं प्रदेश स्तरीय, उन्होंने सीएम तक अपनी मांग रखी और उन्होंने अपना जो सम्मान है वो वापस लौटाने की पेशकश की। उसके बाद में सीएम ने आश्वासन दिया कि इस पर विचार किया जाएगा। साथ ही साथ में बीजेपी और कांग्रेस के जो नेता है वो लगातार एक मंच पर आकर के मालपुरा को जिला बनाने की मांग कर चुके हैं। उनका ये कहना है कि केकड़ी में हम शामिल नहीं होंगे, दूदू में हम शामिल नहीं होंगे। मालपुरा जो है वो ऐतिहासिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक स्थिति से जिला बनाने की सभी जो कसौटी उस पर खरा उतरता है। पहले मालपुरा ही जिला हुआ करता था। टोंक नवाब की जिद के बाद में टोंक को जिला बना दिया गया और मालपुरा को जिला से पिछड़ गया था। लेकिन 19 जिले जो प्रदेश में बने उसके बाद भी मालपुरा का नंबर नहीं आया। ये काफी दुखद इन लोगों को लगता है। ठीक है, चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इधर जालोर के भीनमाल को जिला बनाने की मांग को लेकर 17 मार्च से लगातार संघर्ष जारी है। आज धरना स्थल पर जोधपुर बीजेपी जिला संगठन प्रभारी और भीनमाल के पूर्व चेयरमैन सांवला राम देवासी समेत 10 लोग अनशन पर बैठे। कुछ लोगों की तबीयत बिगड़ने पर डॉक्टरों की टीम पहुंची और हेल्थ चेकअप किया। लोगों ने साफ तौर पर कहा, जब तक भीनमाल को जिला नहीं बनाया जाएगा इसी तरह संघर्ष करते रहेंगे। भीनमाल के आने वाले पीढ़ियों में भविष्य बच्चों का सुरक्षित हो और भीनमाल का संपूर्ण विकास हो। हमारे रामलू भाई कमेटी ने आज हमारे जिला संघर्ष समिति उनसे मिलने गई है और हम आशा करते हैं कि सरकार से और मुखिया जी से, मुख्यमंत्री जी से कि भीनमाल को जितना जल्दी हो सके जिला घोषित करे। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी श्याम से। श्याम, किन किन मोर्चों पर और किस किस तरह से प्रदर्शन चल रहा है? देखिए स्वप्निल, भीनमाल को जिला बनाने को लेकर पिछले 17 मार्च से लगातार भीनमाल के अंदर 4 उपखंड क्षेत्र के लोग हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके चलते जो भीनमाल के चेयरमैन है सांवला राम देवासी और बीजेपी जो जिला प्रभारी है उदय जोधपुर के, वो आज खुद अनशन पर बैठे हैं और उन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि जब तक भीनमाल को जिला नहीं बनाया जाएगा तब तक संघर्ष जारी रहेगा। इसी के साथ ही जो जयपुर में एक टीम थी उन्होंने भी रामलुभाई कमेटी से वार्ता की है। हालांकि उनकी ओर से सकारात्मक आश्वासन दिया है कि इसको लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। लेकिन साफ तौर से भीनमाल के जो लोग हैं उन्होंने ये कह दिया है कि जब तक भीनमाल को जिला नहीं बनाया जाएगा तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। इसके चलते पिछले 17 मार्च से लगातार भीनमाल के अंदर विरोध प्रदर्शन का जोर जारी है। इसी के साथ ही स्वप्निल, आज यानी कि स्कूली बच्चे हैं वो वहां पर पहुंचेंगे और एसडीएम को ज्ञापन सौंपेंगे मुख्यमंत्री के नाम की भीनमाल को जिला बनाया जाए। यानी कि तमाम चीजों को लेकर अलग अलग तरीके अपना करके भीनमाल को जिला बनाने को लेकर आंदोलन की अलग अलग तरीके से गति देने का प्रयास है वो जारी है। जी स्वप्निल, क्या वापस कोई प्रतिनिधिमंडल बनाया गया है जो जयपुर जाएगा और संभावनाएं तलाशेगा?
देखिए स्वप्निल, इसको लेकर भीनमाल जिला बनाओ संघर्ष समिति का एक प्रतिनिधि मंडल था, वो जयपुर पहुंचा और जयपुर में जो समिति है रामलू भैया, उनसे वार्ता की है। उनके सामने अपने अहम दस्तावेज है वो प्रस्तुत किए। भीनमाल को जिला क्यों बनाया जा सकता है, भौगोलिक रूप से क्या स्थितियां है, इन तमाम चीजों को लेकर जन अभाव उपयोग निराकरण समिति के चेयरमैन पुखराज पारासर भी खुद पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से भीनमाल के लोग हैं उनको जिला बनाने को लेकर किस तरीके की मदद की जा सकती। तमाम चीजों को लेकर वार्ताओं का दौर जारी है। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से एक ठोस आश्वासन दिया गया था, क्योंकि भीनमाल विधायक पूरेराम चौधरी सहित जो एक प्रतिनिधि मंडल। ठीक है, शुक्रिया। और अब बात कर लेते हैं शाहपुरा की और दिखाते हैं एक तस्वीर जो बता रही है कि सरकारी खजाने को अधिकारियों की लापरवाही किस तरह पलीता लगाती है। 60 लाख की हाइड्रोलिक क्रेन थाना परिसर के बाहर खड़ी खड़ी जंग खा रही है। करीब 7 साल से हाइड्रोलिक क्रेन बिना ड्राइवर के शाहपुरा पुलिस थाने के बाहर शोपीस बनकर खड़ी है और इसका खामियाजा हाईवे पर दुर्घटनाग्रस्त वाहनों के मालिकों को हो रहा है। इसका फायदा उठाकर निजी क्रेन मालिक चांदी काट रहे हैं। तो ये क्रेन है, लेकिन कुछ इस रूप में है मानो शोपीस हो, कुछ इस रूप में है कि सजावटी सामान हो, क्योंकि इसको इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा। और इस्तेमाल में इसलिए नहीं ला पा रहे हैं क्योंकि ड्राइवर नहीं है। बिना ड्राइवर के करीब 7 साल हो चुके हैं और ये थाने के बाहर खड़ी हुई है, इंतजार कर रही है कि कोई ड्राइवर आएगा और इसे चलाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। शाहपुरा पुलिस को एक 60 लाख रुपए की हाइड्रोलिक क्रेन उपलब्ध करवाई गई थी। कुछ समय तक उसका उपयोग करने के बाद में फिर वो क्रेन शाहपुरा थाने के बाहर एक शो फीस के रूप में खड़ी हुई है और धीरे धीरे कबाड़ में तब्दील होती जा रही है। अब प्रशासन ने जो आमजन का जो टैक्स के रूप में जो पैसा है उसका उपयोग किस तरह से किया जा रहा है, वो एक देखने लायक बात है। शाहपुरा प्रशासन को जो गवर्नमेंट के द्वारा 60 लाख रुपए लागत की एक हाइड्रोलिक क्रेन उपलब्ध कराई गई थी, जिससे एक्सीडेंटल वाहनों को एक्सीडेंट पॉइंट से थाने तक लाने में वाहन मालिकों को सहूलियत के लिए जो क्रेन उपलब्ध करवाई गई थी, वो आज शाहपुरा थाने के बाहर एक शो फीस के रूप में खड़ी है। किसने उपलब्ध कराया है और मैं नया आया हूँ, इस संबंध में अभी मेरे को जानकारी नहीं है और इसकी पूरी जानकारी करके ही मैं बता सकता हूँ। और चलिए रुकते हैं ब्रेक के लिए।